There were lots of problems which Sardar Patel had to face after independence. So one of the problem was untouchability. So this is what he says. हिंदुओं से भी मैं कहना चाहता हूं कि पीछे जो हुआ उसको भूल जाना चाहिए। जब एक दफ़ा हमने ज़्यादती हो गई हमसे, मर्दों का काम किया कि वो चीज़ पर पर्दा ना डालें, अपने दिल में कोई भी बैर रखना नहीं चाहिए। बैर रखना ना मर्दों का काम है। एक आदमी बुरा है इसलिए उसके ऊपर थप्पड़ लगाना ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारा भाई है, उसका हाथ पकड़कर हमें मोहब्बत से उसको उठाना चाहिए। और मुसलमान कहाँ से हुए? ये इतने मुसलमान कहाँ से आए? वे प्रदेश से आए थे क्या? ये हमारी बेवकूफ़ी है कि मुसलमान हुए थे। तो ये इस बारे में हमारा दोष तो है ही। वे मुसलमान इसलिए हुए कि हमने उनके इस प्रकार का बर्ताव किया। आज भी क्या हम इस बात को समझते हैं? आज भी क्या हमारे में स्पर्शता चली गई है? नहीं। गांधी जी पुकार पुकार कर कहते रहे कि सच्चा स्वराज्य आप लोगों को चाहिए तो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को मिटा दीजिए। पहले हिंदू और मुसलमानों को एक कर दो। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करना ही तो हमारा अपना कर्तव्य है। कपड़ा खुद बनाएं। पहनने का जो कपड़ा हमारे गांव में ही बने वही पहने। गांव में क्या बने, क्या बनाएंगे बेचारे? गांव में तो मिल का भी कपड़ा नहीं मिलता, घर का क्या बनाएं? और जो कहते हैं कि हमारे मुल्क में एक भाषा होनी चाहिए, अंग्रेज़ी छोड़ देनी चाहिए, राष्ट्रीय भाषा एक होनी चाहिए। इस चार दीवारी में, चार इमारतों में हिंदुस्तान का स्वराज बनाने की गांधी जी की कोशिश की, और वह कोशिश उन्होंने मरते दम तक नहीं छोड़ी। मैं उनका साक्षी हूँ। मरने से सिर्फ 5 मिनट पहले 1 घंटे तक मेरी उनसे बातचीत हुई थी। जब मैं चला गया तो तुरंत एक आदमी आया। उसने बताया कि एक पागल आदमी ने फायरिंग किया और बापू तो मर गए। यह बहुत बुरी बात हुई। लेकिन मेरी तब जो 1 घंटे तक बातचीत हुई थी वे मेरे दिल में अभी तक है। हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है? जब तक आप अपना दिल नहीं बदलोगे तब तक मोहब्बत कैसे होगी? आप लोग कैसे मिल पाओगे? और मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह से लड़ने से फ़ायदा क्या? 2-2.5 साल तो हो गए। शेख अब्दुल्ला को समझाओ, कश्मीर के मुसलमानों को समझाओ। यदि वे पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो हम ज़बरदस्ती थोड़े रखने वाले हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि हम इधर ही रहना है, क्योंकि हमारा सेक्युलर स्टेट है और हमने कश्मीर के चंद मुसलमानों के लिए इसे सेक्युलर स्टेट थोड़ी बनाया है। 3 करोड़ मुसलमान पहले ही हमारे यहाँ पड़े हैं। जितने आपके यहाँ मुसलमान है करीबन उतने हमारे यहाँ भी हैं। ये आपको समझना चाहिए। तो इधर के मुसलमानों को समझना चाहिए कि यहाँ जो कुछ है वो उनका है, यही रिश्तेदार हैं, यही मोहब्बत है। उनको कहना चाहिए कि भाई झगड़ा छोड़ो, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। हम पहले समझते थे कि बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन अब हमने समझ लिया है कि जो कुछ हुआ सो हुआ। तुम अपना काम चलाओ, हम अपना काम चलाएंगे। यूँ झगड़ा एक ही नहीं, अनेक झगड़े हैं।
हमारी सब नदियां हैं, हमारे यहाँ हैं। पाकिस्तान में उनका पानी जाता है। नदियों का मूल हमारे यहाँ है। वे कहते हैं कि इसका फैसला करो। ठीक है, फैसला करो। सिंध में और पंजाब में नदियों की कमी नहीं, दोनों मुल्कों के लिए काफ़ी पानी है। बैठकर फैसला करो। लेकिन फैसले की मंशा किए बिना सिर्फ यही मंशा रखना कि किसी न किसी तरह हमें जी भर के पानी मिले, वह कैसे हो सकता है। हमने अभी दिल्ली का एग्रीमेंट किया। दिल्ली में बैठकर प्राइम मिनिस्टर ने साफ साफ करके बंगाल में एग्रीमेंट किया। अब यह है कि किस तरह से चलता है वो हमने देखना है। कितने हिंदू वहाँ रहते हैं, कितने वहाँ से भागते हैं, कितने मुसलमान इधर से जाते हैं, कितने यहाँ से भागते हैं। यह सब कुछ देखने की बातें हैं, क्योंकि हमारा ख्याल है कि एग्रीमेंट का केस तो एक है और जो करार किया गया है वह सही तरह से अमल हो जाना चाहिए। अमल हो तभी उसका एक फ़ायदा है। उसका उद्देश्य एक ही है कि हिंदू वहाँ से इधर आ जाएं और मुसलमान जो जाना चाहते हैं उधर भाग जाएं, लौट जाएं। ये बातें बंगालों में हो जाएं, ये तो समझ लीजिए कि हमारा एग्रीमेंट सच्चा है। ऐसा नहीं हुआ तो हम जबान में कितनी भी बातें कर लें, कहते रहें ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन उससे कुछ काम नहीं चलेगा। मैं हैदराबाद के मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ कि हम हैदराबाद की सल्तनत का सेंसस लेना होगा। उससे आपको मालूम हो जाएगा कि हैदराबाद में मुसलमानों की आबादी पिछले सेंसस से कितनी है, हमने कितने मुसलमानों को इधर से निकाला। हमें किसी भी हैदराबादी के ऊपर बैर नहीं है, न ही रखना है। दया भाव से पूरा हो सकता है, क्योंकि धर्म का मूल तो दया है। परंतु जो लोग ऐसे हैं, उनका दिल में गुमान है कि उन्हें शहीद बनना है, उनको हमें कैसे रोकेंगे। जो खुदा के दरबार में शहीद बनकर जाना चाहते हैं, उनके काम में हम रुकावट डालें, ऐसे पापी हम क्यों बने। जाने दो उनको, जाएं वो, यही हमारी ख्वाहिश है। आप ये समझ लीजिए कि कोई काम कानून से चलता है तो उस कानून से ही चलने दो। कानून को वापस सामने रख के काम करने में थोड़ा खर्चा तो होगा, लेकिन वो लाचारी है। ये खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। कोई मुख्य जवाबदार यहाँ से भाग गए हैं, परंतु कम रुतबे वाले लोग यहाँ हैं। इस बारे में हमें क्या करना है, यह तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोचने की बात है। मैं कुछ जवाबदारी ले सकता नहीं हूँ इस समय, सोचेंगे हम। लेकिन उन सब के लिए आप लोगों की मदद चाहिए। यदि आप लोग ऐसी आबोहवा इधर पैदा करें तो मेरा काम सरल हो जाएगा। और भी कई बातें हैं हमारे यहाँ। एक और बड़ी फिक्र की बात है, जिस बात ने हैदराबाद को सारी दुनिया में मशहूर कर दिया है, वह यहाँ के नवगंज एरिया में, जहाँ कम्युनिस्ट लोग कोई ना कोई काम करते रहते हैं, वहाँ जो लोग फिसाद कर रहे हैं वे सब तो कम्युनिस्ट नहीं हैं, क्योंकि उनको लूटपाट का मौका मिल गया। लेकिन उनको जोड़ने वाले कम्युनिस्ट लोग, यदि उनके दिल में यह है कि हिंदुस्तान में चीन की तरह साम्यवादी पथ बने, तो वो लोग पागल लोग हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार ये लोग कर रहे हैं उस प्रकार तो चाइना वाला तो कभी नहीं इधर आ सकेगा। मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई भी कम्युनिस्ट वैसा पागलपन करेगा जैसा हिंदुस्तान में किया जा रहा है। हमारे जो बेचारे गरीब हैं, देहात में रहते हैं, उनको गोली मारना, कुल्हाड़ी मारना, टुकड़ा करना, औरतों को भी नहीं छोड़ना, उनको भी मारना, ये सब क्या हो रहा है।
अपने ही आदमियों को मारने वाले को कम्युनिस्ट कहा जाता है क्या? ये कम्युनिस्टों के नाम की बदनामी है। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि इधर आज फिर कहता हूं कि जो कम्युनिस्ट लोग खराब मस्ती कर रहे हैं, गरीबों को मारते हैं और झूठा दावा करते हैं कि हम गरीबों को कुछ दिलाना चाहते हैं, मैं उन लोगों को जड़ से निकालने वाला हूं। इसके लिए मेरी जितनी भी कोशिश करनी होगी मैं ज़रूर करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जो काम मैंने हाथ में लिया है उसको करके रहूंगा। दुनिया में ऐसा पाप मैंने किस जगह पे नहीं देखा, ना सोवियत यूनियन में देखा, ना इधर किसी जगह देखा। इधर लोग जो काम कर रहे हैं वह बहुत ही बुरा है, लेकिन हमें अफसोस है कि इन लोगों को इस अमर्स एसोसिएशन, एम्यूनेशन और इनके हथियार कहाँ से उनको मिलते हैं और उनको जोड़ने वाले जो लोग हैं उनका ब्रेन कहाँ जाता है, उनका ब्रेन किधर है। आप मालूम कीजिए कि वहाँ कहाँ रहते हैं। क्या वे हैदराबाद के बाहर से हैं, कोई लगड़ा है, कोई नलगंडा में रहते हैं? नहीं तो वो रहने वाले कहाँ के हैं, ये हमें पता लगाना होगा। और मैं आप सबसे ये कहता हूँ कि वे अगर हैदराबाद में हैं, अगर सिकंदराबाद में पड़े हैं, किसी भी जगह है, तो हमें उनको पकड़ना चाहिए, समझाना चाहिए वे किसके घर में खाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका दबदबा दारू कहाँ से मिलता है। जब आपके हाथ में यह राज सत्ता आएगी तब क्या हाल होगा, ये सोचिए। आप लोग मुल्की नामुल्की की बात करते हैं और कहते हैं मुल्की लोग सर्विस में रहने चाहिए, तो मैं कबूल करता हूँ, होना चाहिए। ऐसे साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं तो आपको सारे हिंदुस्तान को अपना मुल्क समझना होगा, तब हिंदुस्तान भर के मुल्की होंगे। ज़्यादा आदमी तो हम लोग लाएंगे ही, लेकिन हमें हिंदुस्तान भर को एक बनाना है। जिस हिंदुस्तानी की जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसे वहाँ जाना चाहिए। आपके यहाँ से भी जो लोग हमें कहीं दूसरी जगह ज़रूरत है तो उनको लेके जाएंगे। सारे मुल्क में वही मुल्की है। हैदराबाद की भी जितनी ताकत होगी, जितना उनमें योग्यता होगी, हिंदुस्तान भर में किसी भी जगह चले जा सकोगे, क्योंकि सारा हिंदुस्तान पड़ा है। सारा हिंदुस्तान आपके लिए है। आपको सब हिंदुस्तान को खुद संभालना है। मुझे अब कलकत्ता से लगभग 1 सप्ताह हो गया जब मैंने बंगाल की भावनाओं और समस्याओं को अच्छी तरह समझने और उनके बारे में मुख्यमंत्री और उनके साथ सलाह सोच करके मैं यहाँ आया था। बंगाल के लोगों को, मंत्रियों के सामने बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच में जो करार हुआ, उसका पालन करने के लिए वो कुछ पागल लोग ऐसे हैं जो कठिनाइयाँ रास्ते में डालते हैं। लेकिन मुझे अपना स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन 7 दिनों में मैं उनसे कभी खफा नहीं हुआ, कभी कुछ मैंने कहा नहीं। इसी कारण से अब अभागे भाई और बहनों की खुद सहानुभूति और सद्भावना के 2 शब्द नहीं कह सका, जिन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं। इसलिए आज मेरा सबसे पहला काम ये है कि मैं आपके सामने ये कहूँ, अपनी हमदर्दी जताऊँ। मैंने उन लोगों को कह देना चाहिए था, लेकिन मेरी खुद की तबीयत ठीक ना होने से मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर सका। जब मैं दूसरों से बात करता हूँ तो अकेला होता हूँ। हर समय मुझे इसी बात का ध्यान बना रहता है कि भाग्य उनके साथ कितना क्रूर व्यवहार कर रहा है। इस नाजुक दिनों में मेरा दिल और दिमाग उनके बारे में सोचता है। जब मैं समझता हूँ कि ऐसा अवसर आ गया है
कि मैं उनको जल्दी सहायता पहुंचाने और उनकी यातनाओं को दूर करने के लिए कुछ सहायता कर सकता हूं, तो तुरंत कलकत्ता दौड़ा आया ताकि इस कठिन घड़ी में मैं उनकी समस्याओं को शांतिपूर्वक समझ सकूं, संभाल सकूं और उसका कोई हल निकाल सकूं, उसकी स्थिति को अच्छी तरह से देख सकूं और साथ यह भी बता सकूं कि ऐसे समय में उनका क्या कर्तव्य है। पश्चिम बंगाल के सामने प्रश्न यह नहीं है कि वे करार अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक। प्रश्न यह है कि बंगाल के विभाजन में दोनों भागों पर दो अलग अलग स्वतंत्र देशों की हुकूमतें होना एक कठोर सत्य है। इस हालत में कोई और ऐसा रास्ता नहीं है जिससे दोनों देशों के हाल में उपद्रव में भी पीड़ित लोग की सहायता की जा सके और उनके आंसू पहुंचे जा सके। मैंने यह प्रश्न आपने से किया और इसका कोई दूसरा रास्ता मुझे नहीं दिखाई पड़ा। इस प्रकार की हालत में लाखों लोगों की जान, माल और इज्जत का सवाल है। मैं समझता हूं इन दुर्भाग्य से मरे हुए लोगों के हित में सरकार की निंदा करने की बजाय आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। लोकतांत्रिक सरकार को आलोचनाओं को दबाने या आलोचनाओं का मुंह बंद करने का कोई ज़रूरत नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उन लोगों को छोड़कर जिन पर सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, किंतु जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, देश ने जो वचन दिया है, तब कुछ न कुछ मात्रा में संयम और जिम्मेदारी और अंतर्राष्ट्रीय दायित्व हमें निभाना पड़ेगा, उसका ख्याल हमें रखना पड़ेगा। सरकार के आलोचकों पर भी जिम्मेवारी उनकी आ जाती है। इस बात को हमारे आलोचकों को समझना चाहिए, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मुझे यह पूछने का पूरा अधिकार है कि क्या हमारे आलोचकों के पास इस समझौते के अलावा कोई दूसरा उपाय है। यदि नहीं तो देश ने जो वचन दिया है उसको पूरा करने में सहयोग दे, ऐसा मैं कहता हूं।